अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। बस 2 वीडियोस हमारी हो चुकी हैं जो हमने परिंदों की यानी कि जो ये रेटों का मसला होता है इसके ऊपर की थी। हमने पहली वीडियो में आपको बताया कि भाई किस तरीके से किस तरह सवाल आया था कभी फिंच के ऊपर। फिर अगली वीडियो में आपको बताया कि भाई जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो सकती है वो किस तरीके से होती है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर किस तरीके से कौन सा बर्ड कैसे एक्सपोर्ट हो सकता है, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह कुछ लोगों ने किया भी होगा, ठीक है ना। और इंशाल्लाह देखें, वो कहते हैं कि जो ढूंढता है भाई उसी को मिलता है, ठीक है ना। आप एक चीज़ के लिए आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप ये जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से इंटरनेट यूँ समझ लें एक्सप्लोजर बहुत बड़ा धमाका कर रहा है और इसके अंदर बहुत कुछ अब हर आदमी के यूँ समझ लें कि बहुत नज़दीक है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं, तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इससे पहले कि भाई दूसरे लोग देखें, आइंदा आने वाले वक्तों में ये बहुत तेज़ी से लोग इसकी तरफ जा रहे हैं, हम जितना लेट जाएंगे हम उतना नुकसान उठाएंगे, सीधी जो बात है, ठीक है ना। तो ये कुछ थोड़ा सा पिछली वीडियोस के बारे में हो गया। अब मैं आपको आज की जो वीडियो है ये मैं यूँ समझ लें उन चीज़ों के ऊपर बना रहा हूँ कि भाई जो मेरी पिछली 2 वीडियोस देखने के बाद आपके दिमागों में कुछ सवाल पैदा हुए होंगे कि यार मैंने तो 10-12 पिंजरों का एक फार्म बनाना है छोटा सा, तो मैं उसके लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस क्यों लूँ, मैं वाइल्ड लाइफ वालों से जाके लाइसेंस क्यों तलब करूँ कि भाई मुझे लाइसेंस दो, मैं ये बर्ड पालना चाहता हूँ, या मैं इतनी ज़्यादा बारीकी में क्यों जाऊँ कि भाई मुझे बर्ड्स की हेल्थ का भी यानी कि उनकी वैक्सीनेशन का भी ख्याल रखूं, ये भी करूं वो भी करूं, तो मुझे इतनी ज़्यादा की क्या ज़रूरत है। मैं तो सिंपल एक छोटा सा बर्ड फार्मर हूं, मेरा बर्ड यार कैसे भी करके बिक तो रहा है ना, मुझे क्या ज़रूरत है। तो आज इसके ऊपर बताएंगे कि भाईजान ज़रूरत क्या है। और अगर आप नहीं भी करते, अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते, क्योंकि ये सीधी बात है, आप 10 पिंजरों के फार्म के लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना तो वाकई अक्लमंदी नहीं है। तो मैं आज बताता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या होगा। भाई यूँ समझ लें, मैंने बताया कि जो लोग ये कर रहे हैं, मतलब एक जो हम मार्केट में जाते हैं वहाँ जाल वाले बैठे हुए हैं, जाल वालों को पैसा देते हैं वो लोग जो पाकिस्तान या पाकिस्तान के बाहर परिंदों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सही है ना। अब वो लोग लाइसेंस याफ्ता हैं, उनको पता है इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट हैं, वो उन शॉप्स से कनेक्ट हैं जो उनसे ऑर्डर्स तलब करती हैं कि भाई हमें 500 पेयर जावा का चाहिए, ये 1000 पीस हमें बजरी का चाहिए। वहाँ पर ऑर्डर्स होते हैं। sourcing.pk मैंने शायद आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, जो अली बाबा पर इस वक्त मौजूद है, ठीक है ना। वहाँ आप जाके देख सकते हैं कि भाई वहाँ पर किन चीज़ों की डिमांड्स आई हुई हैं। और इसके अलावा भी ChatGPT से आप पूछेंगे तो वो आपको मज़ीद ऐसी साइट्स बता देगा जहाँ पर सिर्फ पेट्स की, सिर्फ जानवरों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में ही मालूमात होती हैं, सही है। eBay के ऊपर भी हैं और इसके अलावा भी हैं। बहरहाल वो मैं वो ख़ुद इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि भाई आप जाके सर्च करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप ख़ुद से ढूंढोगे वो चीज़ आपको याद भी रहेगी, सही है। अच्छा, इन चीज़ों को जानना इसलिए ज़रूरी है कि भाई बात ये होती है, मैंने जैसे बताया था कि फिंच का इंटरनेशनल मार्केट में रेट $10 है, आपको यहाँ 250 रुपये की बेचनी पड़ रही है। जाल वाला कहता है कि भाई मेरे पास तो ऑर्डर नहीं है, मेरे पास एक्सपोर्टर का ऑर्डर नहीं है, तो ऑर्डर नहीं है तो भाई ये रेट है, ऑर्डर होगा तो रेट बढ़ेगा। अब बात ये मैंने पिछले समय कहा था कि यार 250 रुपये की भी क्यों ख़रीद रहा है जाल वाला, जब ऑर्डर नहीं है तो यार वो उड़ाने के लिए थोड़ी ख़रीद रहा है, कहीं ना कहीं तो खपरी है ना। अब वो पाकिस्तान के अंदर खपा रहे हैं या पाकिस्तान के बाहर बेच रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। खप तो रही है ना, उनको कुछ ना कुछ मिल तो रहा है ना इसके ऊपर, तो वो बेनिफिट फार्मर को क्यों नहीं मिलता। क्योंकि भाई फार्मर ये 2-3 चीज़ें नहीं करते, वो लोग इंटरनेट से ऑनलाइन से कनेक्ट नहीं है, वो उन कस्टमर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है जो कस्टमर डिमांड करते हैं जी हमें इतना बर्ड चाहिए, सही है। मैं अपना एक ज़ाती एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं यहाँ से एक बार, अभी मेरे मामू रहते हैं वहाँ पर डडियाल में, आज़ाद कश्मीर में, वहाँ पर एक छोटी शॉप थी। मैंने वहाँ पर बजरी का रेट पता किया तो भाई उन्होंने बताया 1500 रुपये का दे रहे हैं बजरी का पेयर। यहाँ पर कितने का बिक रहा है भाई? 350-400 रुपये का, 1000 रुपये। ये 1000 रुपये कौन कमा रहा है? ये वो कमा रहा है जो भाई हमसे ख़रीद रहा है, जाल वाला,
ठीक है ना, पाकिस्तान से पाकिस्तान में, बाहर जो जा रहा है वो उसकी तो आप बात ही छोड़ दो। तो इसमें अब एक चीज़ आप समझें कि भाई जितनी ज़रूरत आपको जाल वाले की है उतनी ज़रूरत जाल वाले को आपकी भी है। आप उसको बर्ड बेचेंगे तो वो आगे दे सकता है, और सीधी बात है आप अगर नहीं देंगे तो उसके पास भी कुछ नहीं होगा ऐसा बेचने के लिए। तो आपने जब तक आपको खुद नहीं पता होगा कि यार इंटरनेशनल मार्केट में ये चीज़ आगे इतने की बिकती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके मोहल्ले में परचून की एक दुकान है, आप वहाँ से चावल लेते हैं, आपको देता है 250 रुपये किलो, सही है। आप जाते हैं डायरेक्ट अनाज मंडी, वहाँ पे भाई वही चावल आपको मिल रहा है 150 रुपये किलो। आपको जब पता होगा ना कि भाई 150 रुपये अनाज मंडी में मिलता है, तो आप अपने परचून वाले से बहस कर सकते हो कि भाईजान आप मुनाफा नाजायज़ ले रहे हो, इतना मुनाफा नहीं बनता, आप 100 रुपये किलो के ऊपर मुनाफा ले रहे हो, मुनाफा जायज़ नहीं है, आप कम करो, 10 रुपये 20 रुपये रखो, समझ में आती है। आप 100 रुपये रख रहे हो, लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि भाई ये वहाँ से ला कितने का रहा है, तो आप क्यों बहस करोगे? बोलो ठीक है यार 250 में कोई नहीं, खैर है यार, इतने का ये भी 10-20 रुपये, और वो बोलता भी है भाई मैं 10-20 रुपये कमा रहा हूँ, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपकी जब नॉलेज में होगा तो आपको पता होगा यार इंटरनेशनल मार्केट में क्या है। अब होता है क्या है, ये लोग एक दफ़ा बड़ा सा हाथ मारते हैं, मतलब मुर्गी हलाल करते हैं, लोगों के से बहुत सस्ता बर्ड लेते हैं, बेचते हैं, ख़त्म। वो होता कब है, जब इनको पता होता है कि यार अब मार्केट में इसकी डिमांड इसकी यानी कि कम हो रही है, हमारे पास माल ज़्यादा हो गया है और आगे से ऑर्डर कम हो रहे हैं, तो ये एक बड़ा सा हाथ मार के एक तरफ हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी ऑर्डर होते हैं, फिर ये लोग क्या करते हैं कि भाईजान ये ऑर्डर कैंसिल करते रहते हैं कि यार हमारे पास तो भाई है ही नहीं, हमारे पास फिंच है ही नहीं अभी, हमारे पास जावा है ही नहीं अभी। होगा कैसे, जब आपने वही बात है यहाँ पे एक झुर्लू फेर दिया है बर्ड फार्मर के ऊपर, तो वो दोबारा क्यों रखेगा? फिर कुछ टाइम लगता है, 2, 3, 4 साल लगते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको ग्रो करते हैं, थोड़ा थोड़ा रेट बढ़ाते हैं, बंदा फिर यूँ समझ लें कि फिर से भरोसा करना शुरू हो जाता है कि हाँ यार इस दफ़ा सही होगा, इस दफ़ा नहीं ख़राब होएगा रेट, ये तो जायज़ रेट है इसका, ये तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ऐसे ही करते हैं लोग, बड़े पैमाने पे लगा लेते हैं, क्वालिटी का ख्याल नहीं करते इतना, क्वांटिटी में भरोसा करते हैं कि बस क्वांटिटी ज़्यादा हो, माल जैसा भी हो निकल जाएगा। अब उसमें से होता ही है वो सस्ता लेते हैं, वो कहते हैं यार ये सारा बर्ड तो बाहर जाने के लायक ही नहीं होता, इसमें क्वालिटी वाला बर्ड ही नहीं होता सारा। वो बात उनकी जायज़ है, लेकिन फिर भी भाई रेट का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये चीज़ सीखना आप लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी है, इसको आप अच्छे तरीके से सीखें ताकि आपको पता हो, फिर आप रोक भी सकते हैं। आपको पता होगा यार जाल वाले को, भाई हर बंदे को पता हो ना कि यार जाल वाला इतना कमा रहा है और जाल वाले को हम ही बेचेंगे तो ये आगे बेच सकता है, तो आप कम से कम कुछ अड़ सकते हो, आप उसको रुक सकते हो कि भाई ठीक है इस रेट में हम तेरे को नहीं देंगे। आप कम्युनिटी सिस्टम बनाएं, जावा का, फिंच का ग्रुप्स बनाएं, एक दूसरे से आप कनेक्ट रहें कि यार ये रेट में बेचना भाई माल, इससे कम में ना बेचे कोई, तो आप मुनासिब अपना जो आपका जायज़ मुनाफा वो ले सकते हो। और इसमें बात ये मेरी को ज़ाती दुश्मनी नहीं है जाल वालों से, जाल वाले तो सीधी बात है अपने कमीशन पे काम कर रहे होते हैं। एक्सपोर्टर भी सीधी बात है, एक्सपोर्टर भी एक दफ़ा मुर्गी काट के वो लालच तो कर लेता है, लेकिन उसके बाद उसको भी काफ़ी टाइम तक ऑर्डर्स वो पूरे नहीं कर सकता, क्योंकि लोग वो उस बर्ड पे काम करना ही छोड़ देते हैं। जैसा फिंच पे हो चुका है, लोग फिंच के ऊपर काम नहीं कर सकते, इतना नीचे रेट आ गया है वो कर ही नहीं सकते। अब फिंच का रेट कम से कम भी अगर वही बात है 250 रुपये मार्केट में, तो भाई आप 1400 भी दोगे ना तो लोग सोचेंगे कि हाँ यार इस बर्ड के अंदर मैं 4 पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन सीधी बात है कि अभी अचानक करेंगे तो लोग वैसे ही भरोसा नहीं करेंगे कि भाईजान अभी 250 रुपये था, आप 1400 रुपये, फिर ग्रो ही ख़त्म हो गया, लोगों ने सारा माल निकाल दिया, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको फिर से लगाना पड़ेगा। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि भाई आप सारा माल ख़त्म नहीं करें, लगाएं, थोड़ा थोड़ा रखें और रेट को आप समझें, इंटरनेशनल मार्केट में क्या रेट है उसको समझ के चलेंगे, इंशाल्लाह मार्केट को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि प्रोड्यूस करने वाले बर्ड फार्मर ही हैं, बाकी उसके बाद सारे मिडल मैन या होलसेलर ही हैं, ठीक है ना। तो अभी बस ये अच्छी वीडियो थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।